नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 6 जनवरी 2023 है। प्रिपरेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज curiously@gmail.com। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है इट्स फ्रॉम पायोनियर बूस्ट टू फ्री स्पीच। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है आजम खान। उनका एक स्टेटमेंट आया था 2016 का, जो एक रेप केस है, बुलंदशहर रेप केस जिसको कहा जाता है। 2016 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जो रेप केस है ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और कुछ नहीं। अब आजम खान का जो स्टेटमेंट है वो सही है, गलत है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ्री स्पीच को लेकर जो जजमेंट दिया है, इस पर्टिकुलर केस को लेकर, आजम खान के स्टेटमेंट पर जो केस हुआ, इस केस को लेकर जो जजमेंट दिया है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। और पायोनियर की कमेंट यह है कि ये जो जजमेंट आया है ये फ्री स्पीच को फिलिप यानी कि बूस्ट करने वाला एक जजमेंट जो है वो आया है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग पॉलिटिशियन ने अलग अलग समय पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो सही नहीं हैं। हेट स्पीच के केस लगभग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेताओं पर ऐसे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। कई बार केसेस नहीं चल रहे, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही हार्श और बहुत ही हेट यानी कि नफरत से भरे हुए होते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? The apex court said that additional restrictions cannot be imposed on the freedom of expression of ministers, MPs, and MLAs as the existing grounds to restrict free speech are exhaustive. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, तो उसमें फ्री स्पीच जो है, फ्री स्पीच का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी कहूं। कुछ ऐसी 8 चीजें हैं, ये लिस्ट क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो 8 ऐसी चीजें हैं जो फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आपको कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इस जजमेंट में कि ये जो चीजें दी गई हैं ये ऑलरेडी एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब यह है कि इसमें फिर आप एक और चीज ऐड कर देंगे, इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये 8 चीजें लगभग सारी चीजों को कवर करती हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्री स्पीच पर, ये एग्जॉस्टिव हैं। अब अलग से जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, तो उन पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, ये फ्री स्पीच या फिर हेट स्पीच को रोकने के नाम पर हम इसमें और चीजें जो हैं वो ऐड नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। जस्टिस बीवी नागरत्न, अब ये जो जस्टिस हैं, राइट, महिला जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले की डिस्कशन में भी हमने इनके बारे में बात की थी। कौन सा ऐसा केस है जिसको लेकर उनका एक जजमेंट जो है वो काफी न्यूज में रहा, राइट? तो ये बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जस्ट ए सॉर्ट ऑफ रिवीजन। हम कल ही इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम श्योर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता है कि जस्टिस बीवी नागरत्न जो हैं तो वो किस चीज़ को लेकर काफ़ी फेमस हुए। 1-2 दिन पहले ये जो उनके द्वारा बताई गई चीज़ें जो है वो काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिली, काफ़ी डिस्कशन, हमने भी इसके बारे में डिस्कशन की थी। ये जो फ्री स्पीच वाला केस है, ये आजम खान वाला जो केस है, तो उसमें उन्होंने एक अलग से जजमेंट लिखा है। वैसे 5 के 5 जज जो हैं उन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिया है फ्री स्पीच को लेकर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जस्टिस बीवी नागरत्न ने अलग से जजमेंट लिखा है। और उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं कुछ एमपीज के द्वारा, कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, अब ये जस्टिस बीवी नागरत्न जो हैं उनका ये ओपिनियन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन है उनका। उनका कहना यह है कि जो भी सरकार होती हैं, उनके कोई अगर पार्टी के लोग या फिर इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ये सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। वैसे जजेस ने ये कहा है, 4 जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम सरकार पर इसका इल्जाम नहीं डाल सकते, पूरी कैबिनेट को इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से कि कोई एक सरकार है, लेट्स से गवर्नमेंट एबीसी पार्टी की गवर्नमेंट है, राइट, किसी राज्य में या फिर सेंट्रल लेवल पर, लेट्स से, और
एबीसी पार्टी के एक व्यक्ति जो है, एक इंपॉर्टेंट लीडर जो है, फेमस लीडर जो है, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे नफरत वाली स्पीच, हेट स्पीच जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो 4 जजेस जो हैं उनका कहना यह है कि ये व्यक्ति जो हैं, जो नंबर 1 जिसका नाम है, तो यही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जस्टिस नागरत्न जो है उनका कहना यह है कि सिर्फ ये व्यक्ति नहीं, ये पूरी पार्टी एबीसी जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये इसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, लोग इसको इसी पार्टी की वजह से जानते हैं, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्टी को उठानी चाहिए। उन्होंने कहा है, जस्टिस नागरत्न के जजमेंट में उन्होंने लिखा है, पब्लिक फंक्शनरीज एंड सेलिब्रिटीज हैविंग रिगार्ड टू द रीच एंड इम्पैक्ट दे हैव ऑन द पब्लिक हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड बी मोर रिस्ट्रेंट ऑन स्पीच सिंस इट इम्पैक्ट्स द सिटीजंस एट लार्ज। जो फंक्शनरीज होते हैं, पब्लिक फंक्शनरीज, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी स्पीच जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पता होता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बात को सच मान लेंगे, उनकी बात का प्रभाव है, उनकी बात का एक वजन है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको तो बहुत ही सोच समझकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए, या फिर वो कुछ चीज़ों के बारे में ना बोले तो वही अच्छा है, क्योंकि उनको खुद को पता रहता है, उनको ये पता है, अगर आपको पता है कि अगर आप कुछ करेंगे और इसकी इंपैक्ट ऐसी आएगी, तो फिर आपको वो चीज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए। जस्टिस नागरत्न जो हैं ये हेट स्पीच के बहुत बड़े विरोधी हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट हर, राइट। उनका कहना ये है कि पिछले अगर कुछ सालों को हम देखें, पिछले कुछ सदियों को हम देखें, राइट, तो बहुत सारा ऐसा क्रिएटिव स्कॉलरी वर्क जो है उसको बैन किया गया है, उसको कर्टेल किया गया है। किस चीज़ के आधार पर? ब्लेस्फेमी यानी कि किसी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बात करना जो उस धर्म की जो आस्था है या फिर उसकी मान्यता जो है उसको ठेस पहुंचाना, इमोरलिटी के आधार पर एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स पर चीज़ों को बैन किया गया है। हेट स्पीच के बारे में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, और इसको समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान जो है वो फ्रेटर्निटी यानी कि जो हम कहते हैं ब्रदरहुड, राइट, भाईचारा जिसको कहते हैं। तो हमारे देश में और लगभग दुनिया के जितने भी देशों में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि उस देश में, या फिर हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी का अलग है, किसी का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, किसी का रीजनल यानी कि क्षेत्रीय बैकग्राउंड अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी के कपड़े पहनने की स्टाइल अलग है। तो हम सब जो हैं वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग एक देश में रहते हैं, राइट। और एक साथ रहने के लिए प्लुरालिटी और मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे, हमारे अतीत से लेकर आज और फ्यूचर में भी यही चीज़ होगी कि, और जितने भी देश जो हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो हैं वो जब एक साथ रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी से ही हमारे देश की, हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारे देश की एक ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप नेचर को देख लीजिए, कुदरत को देखिए, क्या एक जंगल में एक ही पेड़ होगा, एक ही प्रकार के पेड़ होंगे? नहीं, छोटे बड़े लंबे मोटे हर प्रकार के पेड़ जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद अ सोसाइटी एज वेल। और भाईचारा अगर हमें मेंटेन करना है, और भाईचारे के बिना जो है वो देश नहीं हो सकता, तो भाईचारा जो है उसकी एक कंडीशन ये है कि हमें एक दूसरे के तरफ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। हम किसी कल्चर के बारे में बुरा भला कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ एक ओपिनियन जो है, हम सबका ओपिनियन अलग हो सकता है और अलग होगा भी, लेकिन इसको कहने का तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए। अभद्र भाषा में किसी के बारे में कुछ बोलना जो है दैट इज नॉट राइट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर कल्चर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बराबर नहीं है, तो उसके बारे में अगर लॉजिकल पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसका मेन लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट आए, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 टू 83, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो उस समय की जो हिंदू सोसाइटी हैं उसमें बहुत सारी ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, ऐसे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे, तो उनके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने जो लिखा है
सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो उनकी किताब है, इसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। मैग्नम ओपस यानी कि किसी व्यक्ति का जो बेस्ट काम होता है उसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं तो उनका मैग्नम ओपस है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है उनका बेस्ट काम है, और इस काम में उन्होंने अपनी जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आइडोलट्री है इज अधर्म, यानी कि जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा अधर्म है, उन्होंने कहा है। तो जिस देश में इतने सारे हिंदू रहते हैं उनके लिए अगर आप नेगेटिवली इस चीज को समझे तो आप कहेंगे कि ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो हिंदू जो सोसाइटी है उसकी आस्था पर ठेस पहुंचाई, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो गलत नहीं था। उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की उसको समझना, फिर इस पर अगर इसको हेट स्पीच के तौर पर देखा जाए तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव है, तो फिर ये हेट स्पीच में आएगी। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट के, क्योंकि जो गलत चीज़ें उस समय पर हो रही थी, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग अलग समाज में अलग अलग धर्म में होती रहती हैं, तो ऐसे सुपरस्टिशन के खिलाफ अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, कोई नया रास्ता दिखा रहे हैं, तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। फिर कबीर, जो संत कबीर जिनको हम कहते हैं, राइट, तो संत कबीर जो है उन्होंने कहा है कि लेइंग रॉक अपॉन स्टोन ए मॉस्क इज मेड, ऑन दिस क्लाइम्स द मुअज्जिन टू मेक हिज कॉल टू द हेवंस, इज द लॉर्ड डेफ देन। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया मॉस्क के बारे में, और उन्होंने जो कहा कि क्या आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को स्वर्ग के बारे में या फिर जन्नत के बारे में बता रहे हैं, तो क्या जो खुदा है, क्या भगवान जो है, क्या अल्लाह जो है, क्या उनके कान नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कबीर ने, तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं उनको अगर हेट स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेट स्पीच है, लेकिन अगर लॉजिकली या फिर रैशनली उनकी बात को समझने की कोशिश करें, स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करें, तो पता चलता है कि कबीर जो है वो गलत नहीं थे। लेकिन जानबूझकर कुछ नेता ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से भड़काऊ भाषण, वो जानबूझकर भड़काऊ भाषण जो है वो देते हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और एडिटोरियल है, हाउ फ्री नाउ। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उन्होंने कहा है कि और ज्यादा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फ्री स्पीच पर नहीं लगाए जा सकते। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 जो है वो 8 ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगाता है। जो मैंने कहा था ना, लिस्ट हम देखेंगे तो उसमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता जो है, तो इस पर अगर कोई ऐसी हेट स्पीच या फिर कोई ऐसी बात बताई, हमारे देश की सिक्योरिटी पर खतरा आ जाए, कोई हमारा फ्रेंडली देश है, राइट, उसके खिलाफ कोई ऐसे स्टेटमेंट्स, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो ऐसी 8 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। अब इसको और एक चीज इसमें ऐड नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर इसको, ये 8 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसके बाहर की कोई स्पीच, इसके बाहर की कोई बात जो है उसके ऊपर अगर फ्री स्पीच पर कर्ब करने की कोशिश या फिर इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी तो इसको हटाया जाएगा, इसको स्ट्रक डाउन किया जाएगा। ये भी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दी है। तो 4:1 रूलिंग ऑल्सो रिटेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जजेस जो हैं, 5 के 5 जजेस ने बेसिकली यूनानिमस डिसीजन लिया है, लेकिन हमने देखा कि जस्टिस नागरत्ना जो है उन्होंने अलग से एक जजमेंट लिखा जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में अपना खुद का व्यू पॉइंट जो है वो रखा है। तो ये जो रूलिंग है उसमें यह कहा गया है कि द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 जो फ्री स्पीच के साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें जो हैं ये किसी प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ भी एनफोर्स की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट में रहने वाले लोग ही फ्री स्पीच का उल्लंघन करेंगे, मीन्स आपकी फ्री स्पीच को रोकेंगे या फिर आपकी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी। सिर्फ ऐसा नहीं है, जब सरकार के कुछ चीज़ों की वजह से ही आपकी राइट टू लाइफ या फिर आपका जो आपकी पर्सनल लिबर्टी और आपका राइट टू लाइफ जो है वो अफेक्ट होता है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति हैं, अगर वो भी अगर आपके फ्री स्पीच के खिलाफ एक बाधा क्रिएट करने की कोशिश करता है या फिर करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट टू लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी पर कोई बाधा है, तो फिर सरकार जो है उसको उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की फ्री स्पीच या फिर उनके आर्टिकल 19(1) और 21 के अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स को
ठेस पहुंचाने की कोशिश करा या फिर उनको ब्लॉक करने की कोशिश करा। और बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं, उनकी प्राइवेसी, उनकी चॉइसेस, उनकी लिबर्टीज जो हैं ऐसे कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स के द्वारा कंस्ट्रेन की जाती है। कंस्ट्रेन का मतलब है उन एक हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी पॉलिटिशियंस भी अगर कुछ कर रहे हैं, मीन्स ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ऐसा कोई कर रहे हैं या फिर कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है, तो फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो नागरिक की रक्षा करें। The emphasis even in the preamble on the fraternity is an indication that survival of all fundamental rights and survival of democracy itself depends upon mutual respect, accommodation and willingness to coexist in peace and tranquility on the part of the citizens. ये हम सारे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हम एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को अगर हम अच्छी मैच्योर बनाना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम सबको एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति शांति से और ट्रैंक्विलिटी से हम एक दूसरे के साथ इस देश में जिए, इसको लेकर सारे लोगों के एफर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। और कोई अगर इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कराए तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन सारी चीज़ों की रक्षा करे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी कैंट टॉक ग्रीन वॉक डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अरावली रेंज के बारे में। तो ये रही अरावली रेंज, राइट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अरावली रेंज। यहाँ पर आप थार डेजर्ट देख सकते हैं। आपने ये एनसीईआरटीज़ में ये चीज़ें पढ़ी ही होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि जियोग्राफी जो है वो आपकी एग्जामिनेशन या फिर आपकी प्रिपरेशन के लिए लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बेसिक सब्जेक्ट है आपका। तो ये है थार डेजर्ट, ये है अरावली, एज यू कैन सी, राइट। ये 550 किलोमीटर लंबी रेंज है। रेंज का मतलब होता है पर्वतमाला, राइट। पर्वत जो हैं वो एक प्रकार की माला की तरह है, वो कंटिन्यूस रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। तो ये अरावली रेंज का मतलब है कि ये पूरी 550 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम है। और एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है, इसके पानी की जो सप्लाई है और फ्रेश एयर का रिचार्ज जोन अगर कोई है तो दैट इज अरावली रेंज। और थार डेजर्ट जो है, इसकी जो धूल है, उस धूल, ये जो धूल है ये एनसीआर रीजन में या फिर उससे आगे ना फैल जाए, तो एक प्रकार की दीवार का काम जो है वो ये अरावली रेंज करती है। ये जो सैंडस्टॉर्म होते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि एक प्रकार के जैसे पानी में साइक्लोन्स आते हैं, वैसे सैंड स्टॉर्म्स जो होते हैं ये पूरे धूल के स्टॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे अफ्रीकन देशों में, सहारा के रीजन में, और बहुत जहाँ पर रेगिस्तान होता है, जहाँ पर ये मुस्तल होता है, डेजर्ट होता है, तो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द एरिया में ऐसे सैंड स्टॉर्म्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो इसके खिलाफ भी एक प्रोटेक्शन जो है वो एनसीआर रीजन को ये अरावली रेंज प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ वाटर लेवल जो है उसको मेंटेन करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। और जो डेजर्टिफिकेशन है, इसको भी रोकने का काम जो है वो ये करती है, ये अरावली रेंज। अब हम इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 जो है वो बनाया गया है। ये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने इसको बनाया है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है वो काम करता है, और उसने ये जो बनाया है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, इसमें अरावली रेंज को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दिया गया है, और ये चिंता का विषय है। इसीलिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो नेचुरल जोन्स हैं जिसकी सुरक्षा करनी है, जिनको कंजर्व करना है, तो उसमें अरावली रेंजेस जो हैं उसका नाम नहीं दिया गया है। और अगर ये नेचुरल जोन्स में अरावली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन और माइनिंग कंपनीज जो हैं वो इस रेंज को तबाह कर लेगी। क्या उनको एक फ्री लाइसेंस दिया गया है? क्या ये एक लाइसेंस है कि अरावली रेंज के साथ जो भी आपको करना है वो कीजिए, क्योंकि इसको नेचुरल जोन में नहीं गिना गया है। और अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हम अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए ताकि आपको पता चले कि इसको इसमें इंक्लूड ना करना जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है। इतना ही नहीं, जब COP15 की मीटिंग हुई, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मॉन्ट्रियल में हुई थी, तो उस समय पर भारत और 190 दूसरे देशों ने ये एक कमिटमेंट दिया था, ये टारगेट रखा था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको बंद करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे, उसको फिर से
बायोडाइवर्सिटी जो है उसको फिर से एनरिच करेंगे। तो यहाँ पर COP15 में इंटरनेशनल लेवल पर हम ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बचाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे देश में एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम है उसको लेकर मीन्स उसको हम बाईपास कर रहे हैं इस नए ड्राफ्ट रूल्स में। तो जो हम कह रहे हैं, हमारी कथनी और कहनी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हम प्रॉमिस करते हैं और जो हम करते हैं उसमें अगर डिफरेंस है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, और NCR के रीजन के लोगों के लिए भी एक नाइंसाफी होगी है। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है उसके बारे में ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोई बाधा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ सोच ही नहीं सकते। और अभी तक का रिजल्ट जो भी हमारी एक्शंस रही हैं उससे हमें पता चल गया कि जब हम एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट का एहसास होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसमें नुकसान ही नुकसान होगा। और जितना पैसे कमाए उससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा पैसे जो है वो फिर हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत चीज़ होगी। ए ग्रीन प्रॉमिस, द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम जो है उसको अप्रूवल दिया है। इसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGH मिशन। 17,490 करोड़ का ये मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसके साथ जुड़े हुए पॉइंट्स। तो आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन हियर। बाय द वे, अटेंशन शब्द से एक चीज याद आई कि दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, फोकस, राइट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा था कि व्हाट इज फोकस, मीन्स आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस को लेकर एक नई सीरीज जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। आज शाम को, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टुडे इज 6 जनवरी 23। तो 6 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे लेक्चर नंबर 1, फोकस पर लेक्चर नंबर 1 जो है इसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। तो आई एम श्योर ये जो नई सीरीज है फोकस की, तो इस पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। दिस इज जस्ट लेक्चर नंबर 1, उसके बाद लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ऐसे लेक्चर्स आएंगे, और धीरे धीरे आप फोकस जो है, पूरा फोकस जो है वो आप समझ जाएंगे और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट। और फ्यूचर में एड ऑन्स भी होंगे इसमें, कोई अगर एक और अगर कोई चीज मैंने ऐड की देन आई विल लेट यू नो, लेकिन बट डू मेक श्योर कि आप इसको देखें और समझें, राइट। ओके, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो है NGH मिशन, इस पर आपको फोकस करना है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका मेन लक्ष्य क्या है, एम्स जो कहते हैं वो क्या है? टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो वैसे भी होता है, लेकिन यहां पर नाम से ही पता चल जाता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अब जो हाइड्रोजन हमें पैदा करना है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करना है, और जो हाइड्रोजन आप रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करते हैं इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एक बहुत ही एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल है जिसका इस्तेमाल एमोनिया को बनाने के लिए किया जाता है, स्टील और सीमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, और इसी के साथ साथ जो फ्यूल सेल्स हैं जिससे हम हमारी बसेस और कार चलाएंगे, इसके लिए भी हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाइड्रोजन हम पैदा करते हैं, अभी जो चीपेस्ट, सबसे सस्ता अगर कोई तरीका है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, तो दैट इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 1 किलोग्राम हाइड्रोजन अगर हम कोयले से बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है 0.9 से लेकर $1.5, यानी कि $1 से लेकर $1.5 के बीच में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन जो है हम पैदा करते हैं। अगर हम कोयले से बनाए तो इसकी कॉस्ट इतनी होती है, लेकिन इससे कार्बन एमिशन भी होता है। तो भले ही आप हाइड्रोजन बनाए लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है उससे कार्बन एमिट होगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आप बनाते हैं तो फिलहाल कॉस्ट है 3.5 से $5.5 पर किलोग्राम, यानी कि ये एक्सपेंसिव है, राइट। अब एक्सपेंसिव है कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीन तो है। लेकिन अब हमारे देश में क्या हुआ है,
पहला ऐसा था कि कोयले से जो हम बिजली पैदा करते थे वो सस्ती थी कंपेयर टू सोलार पावर, लेकिन अब सोलार पावर के टैरिफ जो है वो कोयले से भी कम हो चुके हैं। तो इससे गवर्नमेंट के अंदर एक नई आशा पैदा हुई है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको पैदा करना जो है वो चीप हो जाएगा और ज़्यादा चीपर हो जाएगा। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसका मिशन ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा कर सके और इसको अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर्स जो हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं। पानी जो है तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसको स्प्लिट किया जाता है। तो इसका प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। तो ये भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट है। 2030 तक का लक्ष्य भारत ने ये रखा है कि हम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल पैदा करेंगे और इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो है वो 60 to 100 गीगावाट की होगी और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें पैदा करनी पड़ेगी। राइट, अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसी वजह से आज जो ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है तो उसका 1% से भी कम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। लेकिन इंडिया का लक्ष्य ये है कि वो आने वाले समय में ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका ग्लोबल और इंडस्ट्रियल हब बनना चाहता है और हम बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी तक क्या था कि भारत जो है वो फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने वाला एक देश है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है। फ्यूचर में भारत जो है हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश जो है वो बनना चाहता है। तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी आप सोचिए। भारत डॉलर्स कमाएगा, अभी हम डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, हम डॉलर्स कमाएंगे। जैसे सऊदी अरेबिया और दूसरे पेट्रोल प्रोड्यूसिंग फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उनकी एक दबदबा है, तो फ्यूचर में जितना हम हाइड्रोजन पैदा करेंगे तो उतना दबदबा हमारा भी बढ़ेगा। हम भी एक वैसे तो ग्लोबल प्लेयर हैं ही, लेकिन हमारा वजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी सोलार सेल्स, सेमीकंडक्टर्स और विंड पावर कंपोनेंट्स जो हैं उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हम इसके नेट एक्सपोर्टर्स नहीं बन पाए हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो काफ़ी वीक रहा है। हम जो ग्लोबल कैपिटल हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित उतना ज़्यादा नहीं कर पाए हैं और पॉलिसीज़ में हमें ये बदलाव करने पड़ेंगे। हम कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा पोटेंशियल तो है लेकिन एक्चुअली में हम हमारे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसको लेकर हमें बहुत सारे बदलाव जो हैं वो करने पड़ेंगे। और ख़ास करके छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज, छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिसको हम MSMEs कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी ताकत हम बढ़ाएं और कैसे ये MSMEs जो हैं वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर इस मिशन में आगे बढ़ सके, काम कर सके, ये चीज़ हमें अचीव करनी है। तब जाकर हम ये लक्ष्य जो हैं उनको अचीव कर पाएंगे। तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, सिर्फ कोई मिशन या फिर कोई स्कीम लॉन्च कर देने से उसके रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। वो तो एक पहला स्टेप होता है। उसके बाद जो भी नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं वो चेंजेस करना, यही पूरी प्रोसेस होती है। यही हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए, यही तरीका है। फिर आप बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की राह देखेंगे, तब वो कभी नहीं होगा। तो सरकार भी ऐसे काम करती है, आपकी स्टडीज़ भी ऐसे हो सकती हैं, इनफैक्ट लाइफ ही ऐसे चलती है। राइट, हम जब पैदा होते हैं तब हम परफेक्ट नहीं होते हैं, हम धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ, और परफेक्शन शायद कभी अचीव ना कर पाए लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना जो है, दैट इज लाइफ, दैट इज हाउ स्कीम्स वर्क। और इसी दिशा में भारत को आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है इट्स बेसिकली क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक लड़ाई है, डेमोक्रेटिक लड़ाई है। राइट, जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके और हमारे प्लैनेट को बचा सकें। अगर आज का वीडियो जो है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो तो डू लेट अदर पीपल नो अबाउट क्यूरियसली एजुकेशन एंड दिस हिंदू एनालिसिस, एंड डू चेक आउट फोकस वाला वीडियो जो है वो आज से स्टार्ट होगा, तो उसको देखना आपको है। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। और फोकस अचीव कर लिया उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आपके जीवन की तरफ आकर्षित होंगे।
दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।